नमस्कार, मैं सौरभ द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका विल टू विन पे। और आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के 25th अमेंडमेंट के बारे में। कब लाया गया, कब कब इसका यूज किया गया, सबके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। 25th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया जॉन एफ कैनेडी की हत्या के बाद इसको लाया गया था। मुख्य उद्देश्य क्या था इसका? मुख्य उद्देश्य था ऑफिस की कंटिन्यूटी है, टेन रहे, एक सेंटर हो डिसीजन मेकिंग का, टेन रहे, वो ब्रेक ना होने पाए, एक गैप ना हो डिसीजन मेकिंग में, एक गैप ना हो, इसलिए 25th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था। कब लाया गया था? 1965 में ये पास हुआ था कांग्रेस से, दोनों सदनों से, सीनेट से और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से। और 1967 में इसको स्टेट्स द्वारा रेक्टिफाई किया गया। स्टेट्स द्वारा रेक्टिफाई करने के बाद ये लागू हो गया 1967 में। तो 1965 में ये दोनों सदनों से पारित हुआ था। कांग्रेस ने इसे पारित किया था, सीनेट से और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दोनों सदनों से पारित हुआ था, और रेक्टिफाई किया था स्टेट्स ने 1967 में। तो ये लागू कब हुआ? 1967 से। देखते हैं ये है क्या एक्चुअली। 25th अमेंडमेंट जो है उसमें 4 सेक्शन हैं, चारों सेक्शन अलग अलग हैं, इसलिए ये कहना उचित नहीं है अभी इस समय की 25th अमेंडमेंट आज तक कभी लागू नहीं हुआ। चारों सेक्शन इसके अलग अलग हैं। सेक्शन 1 जो है वो प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, सेक्शन 2 वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, सेक्शन 3 कुछ विशेष कंडीशंस में जब प्रेसिडेंट अनेबल होते हैं अपने पावर और फंक्शन को डिस्चार्ज करने के लिए, तो सेक्शन 3 है। और सेक्शन 4 फोर्सली जब हटाया जाता है प्रेसिडेंट को, वो सेक्शन 4 है। तो सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4, 4 सेक्शन है। चलिए सेक्शन 1 के बारे में देखते हैं। सेक्शन 1 क्या कहता है? इन केस ऑफ रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट फ्रॉम ऑफिस और ऑफ हिज डेथ और रेजिग्नेशन द वाइस प्रेसिडेंट शैल बिकम प्रेसिडेंट। तो सेक्शन 1 कहता है कि अगर किसी केस में प्रेसिडेंट हटते हैं, मान लीजिए उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, या उनकी डेथ हो गई, या उन्होंने रिजाइन कर दिया, डेथ हो गई, रिजाइन कर दिया, किसी कारणवश हटते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट शैल बिकम प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट जो होंगे वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे। सेक्शन 2 कहता है कि whenever there is a vacancy in the office of vice president, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में है सेक्शन 2। सेक्शन 1 जो है वो प्रेसिडेंट के बारे में, और सेक्शन 2 वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। तो जब कभी भी वाइस प्रेसिडेंट की वैकेंसी वैकेट होगी, when there is a vacancy in the office of vice president, the president shall nominate the vice president who shall take office upon confirmation by the majority vote of both the houses of Congress। तो जब कभी भी वाइस प्रेसिडेंट का पद खाली होगा तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है वाइस प्रेसिडेंट को, लेकिन इसके साथ शर्त क्या है? शर्त यह है कि दोनों हाउसेस से, सीनेट से और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से, वाइस प्रेसिडेंट जो नियुक्त किए गए हैं उनको रेक्टिफाई किया जाएगा 50% से ज्यादा वोटों से, मेजॉरिटी वोट से रेक्टिफाई किया जाएगा। सेक्शन 3 क्या कहता है? सेक्शन 3 कहता है कि अगर प्रेसिडेंट किसी कारणवश अपना कार्य करने में अक्षम है, कि वो डिक्लेयर करते हैं दैट ही इज अनेबल टू डिस्चार्ज द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिस एंड अंटिल ही ट्रांसमिट्स टू देम ए रिटन डिक्लेरेशन टू द कॉन्ट्रेरी। मतलब एक डिक्लेरेशन देंगे, अगर प्रेसिडेंट एक डिक्लेरेशन देते हैं कि वो अपनी पावर एंड ड्यूटीज एज ए प्रेसिडेंट करने में सक्षम नहीं है, तो क्या होगा? वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करेंगे। और उसके बाद जब कभी भी राष्ट्रपति ये डिक्लेयर करते हैं रिटन में कि अब वो ठीक हैं, अपने पावर एंड फंक्शंस को, ड्यूटीज को निभाने के लिए वो फिट हैं, तो उनको फिर से उनका पद मिल जाएगा। सेक्शन 4 कहता है कि व्हेनेवर द वाइस प्रेसिडेंट एंड मेजॉरिटी ऑफ आइदर द प्रिंसिपल ऑफिसर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स और ऑफ सच अदर बॉडी एज कांग्रेस में बाय लॉ प्रोवाइड। मतलब अगर वाइस प्रेसिडेंट अपने मंत्रिमंडल के मेजॉरिटी सदस्यों के साथ, टोटल जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उनमें 50% से ज्यादा सदस्यों के साथ, या किसी ऐसी बॉडी जिसको कांग्रेस ने लॉ के थ्रू पावर दिया है, अगर ये रिटर्न में देते हैं कि सीनेट के अध्यक्ष को और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर को लिख के देते हैं कि इस समय जो प्रेसिडेंट हैं वो अपनी पावर और ड्यूटीज को निभाने के लिए फिट नहीं है, अनेबल टू डिस्चार्ज द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिस, तो उस समय क्या होगा कि वाइस प्रेसिडेंट इमीडिएटली उसी समय से एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट काम करने लगेगा। लेकिन इसके बाद कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि अगर प्रेसिडेंट लिख के देता है, किसको? सीनेट के अध्यक्ष को, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर को लिख के देता है प्रेसिडेंट
कि नहीं वो काम करने के लिए ठीक है। प्रेसिडेंट को एक मौका दिया गया है कि अगर वो ये कहता है कि मैं काम करने के लिए बिल्कुल सक्षम हूं, तो क्या होगा कि 4 दिन तक वेट किया जाएगा। 4 दिन में अगर वाइस प्रेसिडेंट ने अपने मंत्रिमंडल के मेजॉरिटी ऑफ सदस्यों के साथ मिलकर एक रिटर्न में डिक्लेरेशन दिया एक सीनेट के अध्यक्ष को, स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को ये दिया कि नहीं प्रेसिडेंट अब फिट नहीं है अपने काम के लिए, तो निर्णय कहाँ चला जाएगा? निर्णय चला जाएगा सीनेट में और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। सीनेट ने और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने मेजॉरिटी के साथ 2/3 मेजॉरिटी यहाँ पे होगी, 2/3 मेजॉरिटी के साथ ये डिक्लेयर कर दिया कि प्रेसिडेंट कार्य करने में सक्षम नहीं है। तो क्या होगा? वाइस प्रेसिडेंट एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट काम करते रहेंगे। और अगर सीनेट ने और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने ये नकार दिया कि नहीं प्रेसिडेंट काम कर सकते हैं, तो प्रेसिडेंट फिर से अपने ऑफिस को रिज्यूम आगे करेंगे। तो ये था सेक्शन 4। सेक्शन 4 की ही चर्चा आजकल चल रही है। इसको हम इस तरीके से समझेंगे कि अगर वाइस प्रेसिडेंट और प्लस मिनिस्टर्स 50% से ज्यादा मतलब मेजॉरिटी ऑफ मिनिस्टर्स लिख के देते हैं किसको? सीनेट के अध्यक्ष को, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर को लिख के देते हैं कि प्रेसिडेंट काम करने के लिए सक्षम नहीं है, तो उसी समय से वाइस प्रेसिडेंट क्या हो जाएगा? एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट काम करने लगेगा। लेकिन अगर प्रेसिडेंट लिख के देता है इस समय दोनों को, सीनेट के अध्यक्ष को और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर को लिख के देता है कि ये काम करने में सक्षम है, तो क्या होगा? 4 दिन का मौका दिया जाएगा, 4 डेज। 4 डेज में अगर फिर वाइस प्रेसिडेंट 4 डेज के अंदर अगर वाइस प्रेसिडेंट और प्लस मिनिस्टर फिर ये लिख के देते हैं मेजॉरिटी के साथ कि प्रेसिडेंट काम करने में सक्षम नहीं है, तो ये निर्णय चला जाएगा सीनेट के पास और प्लस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पास। अगर ये सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव 2/3 मेजॉरिटी के साथ ये डिक्लेयर कर देती है कि प्रेसिडेंट अपने कार्य को करने में, अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने में सक्षम नहीं है, तो वाइस प्रेसिडेंट एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट काम करते रहेंगे। और अगर सीनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ये डिक्लेयर कर देता है कि प्रेसिडेंट काम करने योग्य हैं, तो प्रेसिडेंट को फिर से बहाल कर दिया जाएगा। अब हम देखेंगे कि चारों सेक्शन का यूज कब कब किया गया कि नहीं किया गया। हमने क्या देखा था? सेक्शन 1 का यूज। सेक्शन 1 में क्या था? अगर प्रेसिडेंट किसी कारणवश रेजिग्नेशन देता है या प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, तो वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट काम करने लगेगा। अभी तक एक बार ऐसा हुआ है जब रिचर्ड निक्सन थे और इन्होंने रिजाइन किया था 1974 में, तो उस समय इनकी जगह कौन हुआ था? वाइस प्रेसिडेंट थे गेराल्ड फोर्ड। गेराल्ड फोर्ड वाइस प्रेसिडेंट थे उस समय। इन्होंने प्रेसिडेंट के निक्सन के रेजिग्नेशन के बाद गेराल्ड फोर्ड प्रेसिडेंट बनाए गए थे। गेराल्ड फोर्ड को सेक्शन 1 के द्वारा वाइस प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट बनाया गया था। तो इसका एक ही बार प्रयोग हुआ है 1974 में, जब रिचर्ड निक्सन ने रिजाइन कर दिया था और उसके बाद गेराल्ड फोर्ड जो वाइस प्रेसिडेंट थे उन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया था। सेक्शन 2 का प्रयोग। सेक्शन 2 किससे रिलेटेड था? वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड था कि अगर किसी कारणवश वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन करता है या डेथ हो जाती है, तो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को नियुक्त करेगा। लेकिन शर्त क्या थी कि दोनों सदनों से, सीनेट से और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से मेजॉरिटी के साथ 50% प्लस की मेजॉरिटी के साथ रेक्टिफाई होना चाहिए, इनको प्रमाणित किया जाना चाहिए। तो 73 में थे वाइस प्रेसिडेंट स्पायरो एग्न्यू ने रिजाइन किया, तो उसके 2 दिन बाद रिचर्ड निक्सन थे प्रेसिडेंट। उन्होंने गेराल्ड फोर्ड को, जो मिशिगन से थे, ये वही गेराल्ड फोर्ड हैं जो सेक्शन 1 में प्रेसिडेंट भी बने थे। तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अभी क्यों इंपॉर्टेंट क्यों है अभी मैं बताता हूं। देखिए सेक्शन 2 में उसके बाद ये था कि प्रेसिडेंट को वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त करने के बाद दोनों सदनों से 50%, दोनों सदनों से अलग अलग 50% प्लस मेजॉरिटी के साथ इनको प्रमाणित किया जाना चाहिए। दोनों सदनों से 97% सीनेट से और 92% हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से अप्रूवल मिला था इनको। बहुत विशेष बहुमत 97 एंड 92% का मिला था। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि फोर्ड एकमात्र ऐसे इंसान है, गेराल्ड फोर्ड, जो यूनाइटेड स्टेट्स की हिस्ट्री में वाइस प्रेसिडेंट भी बने और प्रेसिडेंट भी बने, लेकिन चुने गए नहीं थे। मतलब बिना चुने गए वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट बनाए गए व्यक्ति गेराल्ड फोर्ड थे। ही वाज इलेक्टेड एज ए नाइदर एज ए प्रेसिडेंट नॉर एज ए वाइस प्रेसिडेंट। फोर्ड ऐसे थे, गेराल्ड फोर्ड एकमात्र यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की हिस्ट्री में
जो बिना चुने गए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद पे रहे। ये 1973 की बात है। व्हेन गेराल्ड फोर्ड बिकम प्रेसिडेंट आफ्टर रिचर्ड निक्सन, ये दूसरी बार देखिए यूज हो रहा है यहाँ पे। तो रिचर्ड निक्सन रिजाइन, द वाइस प्रेसिडेंसी बिकम वैकेंट। 1974 में न्यू प्रेसिडेंट फोर्ड नॉमिनेटेड फॉर्मर न्यूयॉर्क गवर्नर नेल्सन रॉकफेलर बनाए गए थे। नेल्सन रॉकफेलर बनाए गए थे किसके द्वारा? गेराल्ड फोर्ड के द्वारा। दूसरी बार इसका प्रयोग हुआ है। सेक्शन 3 का प्रयोग देखते हैं। सेक्शन 3 में क्या था कि अगर प्रेसिडेंट ये लिख के देता है कि वह काम करने में अक्षम है, तो क्या होगा? वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करेगा। और अगर फिर राष्ट्रपति ये लिख के दे देता है कि अब वह फिट है, काम करने में सक्षम है, तो पुनः उसको प्रेसिडेंसी उसकी वापस कर दी जाएगी। सेक्शन 3 का प्रयोग 3 बार किया गया था। कब कब किया गया था देखते हैं। जॉर्ज H.W. बुश थे, डब्ल्यू बुश नहीं, H.W. बुश, जॉर्ज डब्ल्यू बुश के फादर थे। ये 1985 में किया गया था। रोनाल्ड रीगन उस समय राष्ट्रपति थे और उन्हें कोलोन कैंसर हुआ था। कोलोन कैंसर में डॉक्टरों ने उन्हें सर्जरी की सलाह दी थी। बड़ा मजेदार स्टोरी है कि रीगन एक्चुअली बनाना नहीं चाहते थे एक्टिंग प्रेसिडेंट H.W. बुश को। क्यों नहीं बनाना चाहते थे कि वो उनका ऐसा सोचना था कि ये गलत परंपरा चल जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, बड़ा विरोध किया इसका। लेकिन जब स्टाफ ने इनसे कहा कि आपको करना पड़ेगा, तो 2 लेटर तैयार हुए। 2 लेटर तैयार हुए थे। पहला क्या कह रहा था लेटर? पहला कह रहा था सेक्शन 3 सेड रीगन वुड बी अनेबल टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज। मतलब सेक्शन 3 इसलिए लगाया जाएगा क्योंकि रीगन अपने काम को करने में सक्षम नहीं रहेंगे। और दूसरा लेटर क्या कह रहा था कि हालांकि रीगन जानते हैं सेक्शन 3 के बारे में, वो ऐसा नहीं सोचते हैं कि इस सिचुएशन में इसको लगाना चाहिए। सेक्शन 3 के अंतर्गत एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। तो रीगन ने कहा साइन किया था? सेकंड लेटर पे साइन किया था, फर्स्ट पे नहीं साइन किया था। अब दूसरा क्या था? प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे उस समय फिर उनको कोलोनोस्कोपी हुई तो उनका कोलोन कैंसर उनको भी निकला था, एनेस्थीसिया देना था। तो वाइस प्रेसिडेंट उस समय थे डिक चैनी। डिक चैनी को उनको जो है 25th अमेंडमेंट के थ्रू इनको एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया जब इनको एनेस्थीसिया दिया गया था जॉर्ज डब्ल्यू बुश को। तो ये भी बहुत कम समय के लिए, 2 घंटे के लिए सिर्फ रहे थे एक्टिंग प्रेसिडेंट। सेक्शन 4, अब सेक्शन 4 देखते हैं कब कब लगा। अगर क्वेश्चन आए कि अमेंडमेंट 25th आज तक लगा है कि नहीं, जी हाँ बिल्कुल लगा है। अमेंडमेंट 25th का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों सेक्शन का यूज हो चुका है। अगर क्वेश्चन आए 25th अमेंडमेंट के सेक्शन 4 का यूज हुआ है कि नहीं, तो यूज नहीं हुआ है आज तक। याद रखिएगा, दोनों में फर्क है। 25th अमेंडमेंट 25th का यूज हुआ है, अमेंडमेंट 25th के सेक्शन 4 का यूज आज तक नहीं हुआ है। अभी जो चर्चा चल रही है हटाने के लिए, वो ट्रम्प को हटाने के लिए, वो अमेंडमेंट 25th के सेक्शन 4 के थ्रू हटाने की चर्चा हो रही है। सेक्शन 4 कहता क्या है? सेक्शन 4 वही अभी मैंने आपको डिस्क्राइब किया कि अगर वाइस प्रेसिडेंट अपने मंत्रिमंडल की मेजॉरिटी के साथ ये लिख के देते हैं सीनेट के अध्यक्ष को और इस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को, स्पीकर को, कि प्रेसिडेंट काम करने योग्य नहीं है, तो उसी समय से वाइस प्रेसिडेंट को एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। बताई है आपको कुछ देर पहले। 2 बार ऐसा मौका आया है जब सोचा गया है, और ये तीसरा मौका है जब सोचा जा रहा है सेक्शन 4 का प्रयोग करने के लिए। पहली बार जो सोचा गया था वो 1981 में सोचा गया था, जब रीगन को एक जॉन हिकेनले नामक व्यक्ति ने गोली मार दी थी। इमीडिएट सर्जरी की जरूरत थी। उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे जॉर्ज H.W. बुश, लेकिन वो चूंकि कहीं बाहर यात्रा पे गए थे और उस समय प्लेन में थे सर्जरी के समय, इसलिए वो एज एक्टिंग प्रेसिडेंट नहीं बन पाए, क्योंकि वो उस समय यूएस में प्रेजेंट नहीं थे। और दूसरी बार जब सोचा गया था 1987 में, 1987 की घटना बहुत मजेदार है। घटना ये है कि रोनाल्ड रीगन प्रेसिडेंट थे और उनके चीफ ऑफ स्टाफ थे डोनाल्ड रीगन। डोनाल्ड रीगन ने कर दिया रिजाइन करने के बाद हावर्ड बेकर आए। हावर्ड बेकर को डोनाल्ड रीगन के स्टाफ ने बताया कि रोनाल्ड रीगन एज ए प्रेसिडेंट काम करने में सक्षम नहीं है। तो उस समय ये विचार किया गया था लगाने के लिए, लेकिन उसके बाद भी रोनाल्ड रीगन के खिलाफ सेक्शन 4 का प्रयोग नहीं किया गया। देखिए लिखा भी है कि रीगन वॉज इनअटेंटिव, इनेप्ट एंड लेजी एंड बेकर शुड बी प्रिपेयर टू इन्वोक द 25th अमेंडमेंट। और ये कहा गया कि बेकर को सोचना चाहिए
25th अमेंडमेंट के बारे में। अभी फिर ये 2 बार हुआ और तीसरी बार 2021 में ट्रंप के खिलाफ ये बात हो रही है यूज करने की 25th अमेंडमेंट के सेक्शन 4 को। अभी देखिए क्या होता है। वाइस प्रेसिडेंट भी विरोध कर रहे हैं ट्रंप का, जो घटनाएं घटी पिछले दिनों में वॉशिंगटन डीसी में। तो ये पूरी एनालिसिस थी अमेंडमेंट 25th के बारे में। थैंक यू सो मच।